सबसे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि कल जो हमारे दूसरे जुलूस की पेटी से पहुंचेंगे, आप सब हजरात से दरख्वास्त है कि भरपूर तादाद में धरने में शिरकत को यकीनी बनाए। तो मैं अपने कायद को दावत खिताब देने से पहले चंद नारे दूंगा। आज तुम्हें उस तरह हुब्बत बखैर पाओ क्योंकि पेशेना मेहमान को सुनो असी का कहने इजाजत है कि उर्दू की क्योंकि वो भी वो मरे सबसे पहले तो मैं खामोश हो खामोश सर हेलो مردود بكون كمتون تكسل فوكس तमाम हजरात को खुश आमदीद कहता हूँ। राजा साहब, अल्लामा साहब, बलूचिस्तान का दर्द और बलूचिस्तान के लोगों की तकलीफ, आज जो ये जमे गफीर आप देख रहे हैं, ये मुकम्मल बलूचिस्तान की तकलीफ का 1% हिस्सा भी नहीं। आज सुबह यहाँ पर हजारों की तादाद में मां बहनें आई थी, बेटियां आई थी, खवातीनों का एक जमे गफीर यहाँ पर जमा था। हम 28 तारीख से, मार्च की 28 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ना हमें कोई सूबाई गम में परेशान, कहीं हमारी असेंबली की, चाहे सूबाई असेंबली की सीटें नशिस्तें हों या कौमी असेंबली की नशिस्तें हों, जब हमसे छीन जाती है तो पाकिस्तान के सियासतदान कई दिन, कई महीने सो नहीं सकते, वो नींद नहीं आती उनको। जब उनसे इख्तियार छीना जाता है तो मीडिया पे तकरीरों में ये शोर मचाते हैं, मुझे क्यों निकाला। इख्तियार तो फिर मिल सकता है अगर सब्र किया जाए, 5 साल बाद उनको वो सीट शायद मिल जाए, बशर्ते कि वो पॉलिश करने में माहिर हों। उनको वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त नसीब हो सकती है, बशर्ते कि वो हर फजर के टाइम पर GHQ या आपारा में जो है सजदा करें। यहां पर बैठे हुए वो लोग इक़्तिदार के ख्वाह नहीं, इनमें से हर किसी का बेटा गायब है, किसी का बाप गायब है, किसी का भाई गायब है, किसी औरत का शौहर गायब है। राजा साहब, सुबह जब यहां पर आप आते, बिल्कुल आपको करबला जैसा नजारा नजर आता, और औरतों और बच्चियों की आंसू, उनकी चीख और पुकार, वो सदाएं और फरियादें, हम जैसे सख्त दिल भी अपने आंसुओं को जो काबू ना कर सकते। लेकिन हैरानी मुझे उस रियासत पर है
जिसको कहा जाता है कि रियासत जो है मां का दर्जा रखती है। ये कौन सी मां है? ये सुतेली मां भी तो मुझे नहीं लगती, ये कोई डायन लगती है ग्रेविटी वाले जादू से। ये डायन है जिसने हमारे बच्चों को जो है जिंदा जिंदा निकल डाला है, जिसने इज्तिमाई कब्रों में हमारे बच्चों हमारे नौजवानों को जो है इज्तिमाई कब्रों में जो है धकेल डाला है। इस पाकिस्तान में फलस्तीन में होने वाले जुल्म जातियों के किस्से होते हैं। हम और आप कौमी असेंबली में इकट्ठे रहे हैं। कश्मीर की जातियों के तस्करे हर सेशन में होते हैं। फलस्तीन में होने वाले मजालिम में करारदादें पेश की जाती हैं। हकीकतन आप बलूचिस्तान के हर गांव में जाएं, हर शहर में जाएं, आपको हजारों कश्मीर मिलेंगे, आपको हजारों फलस्तीन मिलेंगे। हर मां दुखी है, हर बाप गमज़दा है, हर बेटी जो है वो परेशान हाल है। और फिर हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि दहशतगर्द है। आप मुझे बताएं, ये बच्चा जो सामने बैठा हुआ है, इसकी परवरिश इस माहौल में होगी? वो बच्चा जो बच्ची वहां पर जो बैठी हुई है 15 सालों से, जिसका बाप गायब है, जिसका भाई गायब है, क्या फिर वो हथियार नहीं उठाएगा? जब रियासत उसी रियासती हथियारों से उसके सामने उसके बाप को कत्ल करती है, जब रियासत उसी रियासती अफवाज के हाथों उसके बाप की बेहरुमती करती है, जब वो रियासत और उस रियासत के वो फौजी एहलकार उसकी बहन के सर से वो दुपट्टा खींचते हैं, वो रियासत उस रियासत के वो फौजी और खुफिया एजेंसियां उसकी मां को उसके सामने बेइज्जत करते हैं, तो कोई फिर बेज़मीरी होगा, कोई बेगैरती होगा जो उसको रेजिस्ट ना करता हो। 70 सालों से 72 सालों से हम लोग ये सहते आ रहे हैं। हमारे बच्चों को उठा लिया गया, हमने सब्र का मुजाहरा किया। हमारे बुजुर्गों को पाबंद सलासल किया गया, कुरान का वास्ता देकर उन्हें पहाड़ों से उतारा गया। हमें उन पर यकीन नहीं था, हमें खुदा पे यकीन था, उस किताब पर यकीन था, उसके पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर यकीन था। उसके नाम पर भी हमें धोखा दिया गया। हमारे बुजुर्गों की पगड़ियां उछाली गई, कुली कैंप में उनके जिस्मों से जो चमड़े उतार दिए गए, हमने वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन हद होती है हर चीज की। अब उन्होंने हमारे नंगो नामूस पर हाथ डाला, और जब कोई बलोच के नंगो नामूस पर हाथ डालता है तो वो अपने भाई को भी नहीं बख्शता, वो अपने रिश्तेदार को भी नहीं बख्शता। और ना ही मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि जब बात बलूचिस्तान के नंगो नामूस हमारी गैरत की आएगी तो वो 1973 का आइन भी मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। मैं जाना चाहता हूं ऐसे बलोच, मैं फख्र महसूस करता हूं ऐसे बलोच, मैं जिया हूं ऐसे बलोच, और इंशाअल्लाह ताला मरूंगा भी ऐसे बलोच। मेरे वजूद को तस्लीम किया जाए, बलोचों के वजूद को तस्लीम किया जाए कि ये धरती, ये इस सरजमीन का मालिक, यहां पर बैठा हुआ वो बलोच जिसके पैरों में चप्पलें नहीं, वो उसका मालिक है। आप लोगों को ये तस्लीम करना होगा, रियासत और रियासती इदारों को, कि इस सरजमीन की मालिकाएं यहां पर बैठी हुई है, मेरी बेटियां हैं, मेरी मां हैं। इस रियासत के उन इदारों को ये मानना होगा कि इस जमीन के ऊपर और इस जमीन के नीचे
जो कुछ भी खजाने हैं वो की मिल्कियत और इनके मालिक यही है। चंद एक को मरा देकर चंद एक को मरा देकर या उनसे मराद हासिल कर कर उनको इक़्तिदार में लाकर और ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के वारिस हुए। यहाँ पे इस बार तो 2024 के इलेक्शन में तो फॉर्म 47 से लेकर फॉर्म 420 से जो लोग कामयाब हो के आए हैं। अकरम राजा साहब, अगली बार आप इलेक्शन कमीशन को ये तजवीज दे दें कि फॉर्म 47 के बजाय उसका नाम फॉर्म 420 रखा जाए तो बेहतर। और इतने बेख्तियार हुक्मरान हैं, इसी दौरान हमसे मुज़ाकरात भी आगे करते हैं। हुकूमत के नुमाइंदे होकर हमारे सामने हाथ फैला रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भाई हम ना आपकी वजारत हमें दरकार है, ना ही आपकी कुर्सी हमें दरकार है, ना ही आपकी पीएसडीपी से हमें कोई स्कीमत दरकार है। वो जो 6-7 बच्चियां हैं और उनके साथ जो मरीज हैं, माजूर हैं, ज़ईफ हैं, उनको आप छोड़ दें। हमारा आपसे साथ कोई दावा नहीं। कहते जी ये इख्तियार हमारे पास नहीं। चलो ठीक है भाई, आपके पास वो इख्तियार नहीं, इस जगह पर आपने हमें बिठा के रखा है। एक वाकया होते होते बच गया, खुदा ना ख्वास्ता वो जो खुदकश अपने उन मकासद में कामयाब हो जाता, यहाँ पर जो बेगुनाहों का खून बहता और फिर उसका अंजाम क्या होता, तो शायद फिर 2006 में एक गलती की, नवाब भुट्टी को शहीद करके, और जिसके बाद वो हालात जो आज दिन तक नहीं सुधर पा रहे, और आप फिर ऐसी गलती करने जा रहे हैं। हम न रहे, लेकिन इस धरती पर अगर बेगुनाहों का जो खून बहेगा वो तो आपको सदियों तक ना चैन से बैठने छोड़ेगा, ना आपको आराम से सोने छोड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि ये वो इलाका है जिस पर कई वाकयात हो चुके हैं। हजारों की तादाद में बेगुनाहों को यहाँ पर जो है शहीद किया गया है, उनका कत्लेआम किया गया है, सियासी लोगों का कत्लेआम किया गया है, मजहबी के नाम पर यहाँ पर लोगों को कत्ल किया गया है। एफसी के चेक पोस्ट के सामने लोगों को बसों से उतार कर मारा गया है। तो कम से कम ये करें कि हमें यहां से इजाजत, वो कहते हैं जी उसका भी हमें इख्तियार नहीं। इनके इस बेइख्तियारी से मुझे याद आया एक वीडियो जो आप सबने देखी होगी। एक शख्स से वर्दी में गाड़ी चला रहा है, ट्रक है या बस है, उसके गोद में छोटा सा बंदर है। गाड़ी चला रहा है वो वर्दी वाला, वो बंदर खुश है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। और हमारे बलूचिस्तान में तो बंदर ने एक बनमान साहब के हाथ में रखा हुआ है, जो खुश है कि मैं बलूचिस्तान को चला रहा हूं। बलूचिस्तान रोज अव्वल से एस्टेब्लिशमेंट और फौज के कंट्रोल में रहा है। 1973 के बाद कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं आई जो ये कहे कि वो खुद मुख्तार हुकूमत थी। अगर किसी ने भी अपनी खुद मुख्तारी के लिए अहकाम जारी किए तो वो हुकूमत 2 दिन की भी नहीं रही। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में नुकसान अहले बलूचिस्तान उठा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा, इसके बेनिफिशियरी रियासती वो इदारे हैं जिनका हर ऑफिसर बलूचिस्तान में ड्यूटी के बाद अरबपति बनकर जाता है। यहां से बाकायदा जब ये उनकी जिम्मेदारी यहां से खत्म होती हैं
तो फौजियों के बड़े बड़े जहाज उनके रकूमात के वो डब्बे भर भर के बलूचिस्तान से मुंतकिल करते हैं। वो जो जिनके घर में एक वक्त की रोटी भी नहीं होती, बलूचिस्तान के बदौलत वो जो है अरबपति बन जाते हैं। न कि सिर्फ वो, बल्कि वो सब फसली बटेरे जो बलूचिस्तान की वो तस्वीर उनको दिखा के, बलूचिस्तान का वो रुख उनको दिखा के अपनी नौकरियां मजबूत करते हैं और अपनी उस नौकरी का जो है फायदा उठाते वो इक़्तिदार के मालिक बन जाते हैं। हमने इस मुल्क के इस आइन की तहत हमने हल्फ उठाए, हमने सूबाई असेंबली में हल्फ उठाए, हमने कौमी असेंबली में हल्फ उठाए, हमने वजारत आलाओं के दौरान हल्फ उठाए, हमारे दोस्तों ने वजारतों के दौरान हल्फ उठाए, हमें गवर्नरी से लेकर सेनेटर तक हमने ओथ उठाए। फिर भी आप लोगों पर हम पे यकीन नहीं। आप बताएं कि आप चाहे इक़्तिदार के मालिक वो सियासतदान हो या हकीकी जो इस मुल्क के हाकिम हैं, रियासती इदारे, फौज और फौज के सरबराह, आप लोग भी तो इस मुल्क के आइन की वफादारी का हल्फ उठाते हैं। कौन से और कब वो कौन सा हल्फ था, कौन सा वो दौर था? अगर किसी ने इस हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, किसी जनरल ने, क्या एक फौजी का ये फर्ज नहीं बनता था? एक सिपाही का, एक कर्नल का, एक मेजर का, एक ब्रिगेडियर का ये हल्फ नहीं बनता, फर्ज नहीं बनता था कि वो अपने उस फौजी जनरल से पूछे कि तुम इस हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तुमने मार्शल लॉ क्यों लगाया, तुमने आइन को क्यों तोड़ा है? उन्हीं फौजियों के सामने जो हमें कहते हैं, हमें तो एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने में जो सजा मिलती है, लेकिन उन फौजियों को उस आइन को तोड़ने पर सजा नहीं मिलती। आइन तोड़ना अपनी जगह पर, ये मुल्क तोड़ा गया उन फौजियों के हाथों, उन सियासतदानों के हाथों। मुझे बताएं, किसी एक सियासतदान, किसी एक फौजी जनरल या किसी एक फौजी सिपाही कि बांग्लादेश को अलग करने या पाकिस्तान को तोड़ने में किसी एक की नाक तक काटी गई है? किसी एक जनरल का कोर्ट मार्शल हुआ है? उसके बावजूद मुल्क को हिस्सों में तकसीम हुआ, उन फौजियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो जंगी कैदी जिन्होंने बांग्लादेश में 90,000 जंगी तारीख थी, ये बदतरीन जंगी सरेंडर था जिसमें 90,000 फौजियों ने हथियार डाले, लेकिन जब वो वापस आए उनको मलामत नहीं किया गया। जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में उन्हीं फौजियों को FSF एक फोर्स बनाकर उनको भर्ती नहीं किया गया था। उन्हीं फौजियों को भर्ती करके वहां पे हजारों औरतों की बेहुरमती की गई, उनकी इज्जतें लूटी गई, लाखों बंगालियों का कत्लेआम किया गया। किसी ने उनसे पूछा ही नहीं, किसी ने उनसे ये मालूम ही नहीं किया कि तुमने इतना बड़ा खून खराबा किसी कौम की नस्लकुशी की है, उसकी सजा अपनी जगह पर उनसे पूछ भी नहीं। हमद रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट बनाई गई उसको भी उन्हीं लोगों ने उसको छुपाया, उनको कोई सजा नहीं दी जाती। हम जब अपने हक की बात करते हैं, बलूचिस्तान के लोग जब ये कहते हैं कि इस सरजमीन के मालिक हम हैं, तो हमें अकूबत खानों में धकेल दिया जाता है, हमारे नौजवानों को अगवा किया जाता है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों को जो पाबंद सलासल किया जाता है। तो हमारे पास रास्ता कौन सा बचता है? आप ही हमें बताएं कि 74 साल तक हमने सब्र किया, अब आगे कितना सब्र किया? क्या ये आइन हमें बचा सकेगा? क्या इस मुल्क का वो कौन सा कुरान है, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है
जो वाकईतन हमें इन गासिबों से, इन दरिंदों से, इन खून खवारों से हमें बचा सकेगी? वो कौन सा मसीहा होगा जो इस मां को उसका बेटा लाके दे? वो कौन सा हाकिम होगा जो उस बहन को उसका भाई लाके दे? मुझे इस मुल्क में तो अभी तक कोई नजर नहीं आया। मुझे मैं ये चाहता हूं कि कोई मुझे अपने अमल से गलत साबित करके दे, लेकिन नहीं। उम्मीदों के तमाम वो दरवाजे जो अब बंद हो चुके। मुझे अगर उम्मीद होती तो कौमी असेंबली से राजा साहब में इस्तीफा ना देता। आप लोगों की मेहरबानी, लतीफ खोसो साहब, आप सब आए थे मेरे पास कि इस्तीफा वापस लो। मैंने आपसे कहा था अब मैंने अगर इस्तीफा वापस लिया तो मैं अपने लोगों के पास जा नहीं सकूंगा। आज मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं कि उनकी आवाज बनने की मैंने कोशिश की। जब मेरी जबान पर ताले लगाने की कोशिश की गई तो उस असेंबली को भी मैंने खैर बात कर दी। और ये हालात रहे, इसी तरह के हालात रहे। पहले भी हमने लोगों को, हुक्मरानों को वार्न किया। अभी एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में यह अर्ज करना चाहूंगा कि हालात इस तरह रहे तो बलूचिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं होगा। और बलूचिस्तान में कोई भी इलेक्शन के कागजात जो है जमा करने की जरूरत तक नहीं करेगा जब तक के इन माओ बहनों के बच्चे वापस नहीं आ जाते, जब तक कि वो खवातीनें बाहर नहीं निकलती, हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मेरी तरफ से अगर कोई ऐसे अल्फाज जो जिससे आप लोगों की, मेहमानों की दिल आजारी हुई है, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूं। और ये मैंने इन के दर्द की सिर्फ आप लोगों को एक हल्की सी झलक दिख रही है। अगर मैं इन मजमों को कहूं आपके सामने बात करें तो इसमें शायद सालों लग जाए। इसमें इनके आंसुओं की जो है इस हद तक बह जाए, शायद इनके आंसुओं से हमारे तमाम के नदी नाले जो है ना वो भर रहा है। बड़ी मेहरबानी फका जैसा विराइटी ऐलानस के हो फका पेन में माना करे वो फका एरो स्टेशन की करे ऐलानस मरो ऐलान गुट बड़ा मुफ्ती ते ना तफीर मेहमान तुलो को दो निशान तेज को मेहमान थी कि मन बाशऊर हो अस डिसिप्लिन को कौन से इन पर मखफस न नजियाड़ी कि बलोचा करे हेटा दबासु दो मखफस न नया ओडे कार खलकाते तेनी पार कि न निनानुन शेरा ता चूरी थी खनानुन बसुन पका दा बजा पलाना ना दा सेशन शुरू करो इलाका था नेलो इलाका था ना कि सिर्फ मस्तूम मुंगचर कलात खुजदार सूराब बेला खारान